हाय। कैसे हैं आप मेरे साथ? हेलो। कैसे हैं आप? ठीक है। तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया, फर्स्ट टकाटक। चलिए, आज मैं आपको कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। आप खुश तो बहुत होगे मुझे देखकर। आज मैं शूट कर रहा हूँ, तारीख कितने है आज? 16 तारीख। क्योंकि 3-4 दिन मेरी तबीयत खराब थी। पर कोई बात नहीं। आपको मैं एक छोटा सा टॉपिक कवर करता हूँ, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। समझ गए आप? हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश के बारे में आपसे बात करता हूँ। हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश क्या है, कैसे आ गई अपने पास, इन चीज़ों के बारे में आपसे हम बात करने वाले हैं। समझ में आ गए? खैर छोड़िए, और बताइए हाल चाल। तैयारी बढ़िया चल रही है? सर्दी का मौसम है, संभाल के रखिए। दही चूड़ा दबा के खाए कि नहीं? खाए होंगे, मुझे पता है। कभी मुझे भी याद कर लिया करो। अरे ऐसे नहीं तो वैसे याद करो। कैसे? लाइक तो करो। अच्छा नहीं लग रहा? लग रहा है? लग रहा तो करो यार। क्यों टेंशन लेते हो? मैं तुम्हारा डीके सर आ गया हूँ तुम्हारे साथ। ध्यान रखना। कौन सा? आप है मेरे साथ और मैं हूँ आपके साथ। आप है मेरे साथ और मैं हूँ आपके साथ। तो फिर वही वाला गाना। कौन सा? छोड़ेंगे न हम तेरा साथ साथी, पढ़ते दम तक। पढ़ते रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए। दोस्तों को कहिए सब्सक्राइब करेंगे। पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक तो बनता है। चलिए स्टार्ट करिए। देखिए, स्टोरी ऑफ इंग्लिश क्या है सो पहले जानिए ज़रा। देखिए, किसी भी भाषा का ना एक डेवलपमेंट का एक प्रोसेस होता है। कोई भी भाषा जो बनती है, कोई भी भाषा जो हमारे डायलेक्ट हमारा जब स्टार्ट होता है, तो वो ऐसे सडन स्टार्ट नहीं होता। इट टेक्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम, बहुत वक्त लगता है। समझ रहे हो ना? उसी प्रकार जब इंग्लिश भी स्टार्ट हुई ना, तो वो भी कुछ इसी तरह से स्टार्ट हुई थी। ठीक है ना? और ऐसा कहा जाता है कि इन इंग्लिश देयर आर 4 काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर देयर। अंग्रेजी के अंदर कुल 4 प्रकार के शब्द थे, 4 प्रकार के। है ना? 4 काइंड्स। अब देखते हैं 4 काइंड्स कौन सा था भाई। 4 काइंड्स ऑफ वर्ड्स थे। 4 प्रकार के उसमें शब्द थे, आए हुए थे। कौन कौन से? पहले थी पहला था एंग्लियन। दूसरा था डेरिवेटिव्स। तीसरा था नेटिव। चौथा था एलियन। एंग्लियन, डेरिवेटिव्स, नेटिव, एलियन। आपको इससे ज़्यादा मतलब नहीं है। ओनली फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज नंबर आए, इसके लिए सिर्फ एक बार जान जाइए। बहुत ही आसान शब्दों में आपसे कह देता हूँ। समझ रहे हैं? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिएगा जरूर कि सर समझ नहीं आया। देखिए, कोई भी भाषा जब बनती है, कोई भी लैंग्वेज का जब डेवलपमेंट होता है, अब सडन तो हम लोग हिंदी या अंग्रेजी बोलने नहीं लगे होंगे। कुछ प्रोसेस चलता है। अभी आपने छोटे बच्चों को देखा है, पहले ऊ आ ई ऊ कुछ कुछ बोलते हैं, धीरे धीरे शब्द उनके साथ जुड़ता जाता है। फिर उनका डेवलपमेंट होता चला जाता है। और फिर क्या होता है, वो पहले एक एक शब्द बोलते हैं, फिर एक एक लाइन बोलते हैं, तोड़ तोड़ के बोलते हैं, फिर एक साथ पूरी लाइन बोलते हैं, फिर 2 लाइन, फिर 5 लाइन, फिर 10 लाइन। क्यों? यह विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका विकास होता है, क्रमोत्तर विकास होता है ना? समय सिक्वेंसली वो जो है डेवलपमेंट उसका होता चला जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो उसी प्रकार से इसमें भी देखिए, जो 4 प्रकार के शब्द थे इसके अंदर, पहला था एंग्लियन, दूसरा था डेरिवेटिव्स, तीसरा था नेरेटिव, और चौथा था एलियन। अब ये जो है, ये सब क्या थे, इसके बारे में अभी फिलहाल हम लोग नहीं जानेंगे। अभी तत्काल फटाफट से हम लोग कर लेते हैं कि अगर हम लोग को इसके बारे में जानना हो, तो सबसे पहले क्या था, वी कैन अंडरस्टैंड इट एज द डिवीजन ऑफ पीरियड ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के जो पीरियड को है उस किस तरह से बांटा गया है, पीरियड्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है ना? तो देखिए, 3 भागों में बटा है ये। पहला ओल्ड इंग्लिश, दूसरा मिडिल इंग्लिश, तीसरा मॉडर्न इंग्लिश। तो अब सवाल है कि ओल्ड इंग्लिश का पीरियड क्या था, मतलब कौन सा समयाकाल था वो। तो सबसे पहले AD 449 से AD 1066, ये था आपका ओल्ड इंग्लिश। समझ रहे हैं आप? अरे हाँ बोलिए ना। ध्यान दीजिए, ध्यान। इधर उधर मत देखिए, सीधा स्क्रीन को देखिए।
तो पहला पीरियड था ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश का मतलब हुआ वो पुरानी इंग्लिश जब शुरुआत हुई थी कैसे चली, 449 से लेकर के ये 1066 तक चला, समझ गए। दूसरी थी मिडिल इंग्लिश। और मिडिल इंग्लिश क्या थी, वो स्टार्ट 1150 से हुई और 1500 तक चली लगभग, समझ रहे बात को। 1150 से 1500 तक चली। अब आप बोलोगे कि सर जब मिडिल इंग्लिश 1066 से तक था और फिर मतलब ओल्ड इंग्लिश 1066 तक था, तो यहाँ तक 1150 लिख रहा है। तो इस बीच में जो कुछ वर्ष थे उसमें इसमें डेवलपमेंट ना के बराबर हो पाया। कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट जो होती है ना, वो इस प्रकार का कुछ हुआ नहीं, इसलिए सीधा 1150 से लेकर के 1500 माना गया मिडिल इंग्लिश को, समझ गए। तीसरा है मॉडर्न इंग्लिश। अब मॉडर्न इंग्लिश अब वो 1500 ईस्वी से स्टार्ट होकर के अब अभी तक चल रही है, कंटिन्यूटी में जा रही है, समझ रहे। तो इंग्लिश कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। पहला कौन, ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक, 449 एडी से लेकर के 1066 एडी। सेकेंड जो मिडिल इंग्लिश था वो कब से कब तक, 1152 1500। तीसरा कौन सा था, मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश 1500 ऑनवर्ड्स, मतलब 1500 के बाद से जो चल रहा है अभी चलता जा रहा है। अब देखिए थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम आपको देते हैं ओल्ड इंग्लिश में क्या क्या हुआ। ओल्ड इंग्लिश में आपको पीरियड याद रह गया ना इसका, कि कब से कब तक हुआ था ये, 449 से 1066, याद है। अरे हाँ बोलिए ना, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही। तो चलिए इसका थोड़ा सा हम परिचय आपको कराते हैं, इसमें क्या क्या रहा था। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगिंस विद द कमिंग ऑफ एंग्लो सेक्शंस फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन। कहते हैं कि जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश की जो स्टार्ट हुई, उसकी जो कहानी, उसका जो इतिहास है, वो शुरू होता है कहाँ से, कमिंग ऑफ एंग्लो सेक्शंस। एंग्लो सेक्शन लोग जो थे कहाँ से आए थे, फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन। यानी कि एंग्लो सेक्शन लोग जो यूरोप से लेकर के मेनलैंड जो ब्रिटेन का था, ब्रिटेन की जो मुख्य भूमि था, वहां तक आने के बाद ही उसका इतिहास जो है स्टार्ट हुआ। यानी कि एंग्लो सेक्शन लोग जब आए यूरोप से ब्रिटेन के अंदर, है ना। अभी कहेंगे सर ब्रिटेन कहाँ, तो ब्रिटेन भी यूरोप में ही है ना। लेकिन बाहरी देशों के लोग जब यहाँ ब्रिटेन के मेनलैंड में पहुंचते हैं तो इंग्लिश का इतिहास शुरू हो जाता है। एंग्लो सेक्शंस वर जर्मेनिक पीपल। वो कौन से लोग थे, जर्मेनिक पीपल थे वो, समझ रहे हैं। दियर अर्ली लैंग्वेज वर रिलेटेड टू लैटिन। और उनकी शुरुआती भाषाएं थी, अर्ली लैंग्वेज का मतलब होता है शुरुआती दौर की जो भाषा थी, वर रिलेटेड टू लैटिन। तो उनमें कौन कौन थी, सबसे पहले थी लैटिन। दक्षिण अमेरिका की भाषा को लैटिन बोला जाता है, समझ रहे बात को। उसके बाद थी ग्रीक, ग्रीक हो गई। फिर आ गई संस्कृत। आपको पता है संस्कृत को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज बोला जाता है। ये तो बड़े मजेदार की बात है अपने देश की भाषा, बट मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज कही जाती है इसको, ठीक है ना। तो कौन कौन सा हुआ, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत एंड सम अदर्स ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली। और इसी प्रकार से कुछ इंडो यूरोपियन फैमिली के और भी कुछ लैंग्वेज उसमें शामिल थे। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए कुछ फैक्ट आएगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आ सकता है, पूछता है ऑब्जेक्टिव में। ओल्ड इंग्लिश इज ऑल्सो नोन एज एंग्लो सेल्टिक इंग्लिश। तो ये बिल्कुल सही बात है। ओल्ड इंग्लिश को ही क्या कहा जाता है, एंग्लो सेल्टिक इंग्लिश कहा जाता है, ये सही है, समझ गए। दूसरा, द राइटिंग सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश, यानी कि पुरानी इंग्लिश जो थी, यानी ओल्ड इंग्लिश को जो लिखने का सिस्टम था, इज वेरी डिफरेंट। वो बहुत ही अलग था। कब से, व्हाट वी फाइंड टुडे। जो आजकल हम लोग इंग्लिश लिखते हैं ना, और उस समय जो लिखा जाता था इंग्लिश ना, वो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, समझ गए। पहला क्या था, इसको एंग्लो सेल्टिक इंग्लिश भी कहा जाता है, ओल्ड इंग्लिश को। दूसरा, इसमें हम लोग को देख लिया कि द राइटिंग सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश, जो पुरानी इंग्लिश लिखे जाने की जो प्रोसेस थी, समझ रहे हैं, पुरानी इंग्लिश समझ रहे हैं ना। ओल्ड इंग्लिश कब से कब था पीरियड, बताइए बताइए, ध्यान से सुना आपने। 449 एडी टू 1066 एडी, बिल्कुल सही। तो देखिए ध्यान दीजिए इसको। कहते हैं कि ओल्ड इंग्लिश क्या था, इसको एंग्लो सेल्टिक भी कहा जाता था, ठीक है। अच्छा, राइटिंग सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट वी फाइंड टुडे। आज के जो इंग्लिश लिखने का तरीका है और ओल्ड इंग्लिश में जो तरीका था, बिल्कुल कंप्लीट अलग था। तीसरा था स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस ऑन द ओल्ड इंग्लिश वोकेबलरी ऑल्सो अफेक्टेड द ग्रामेटिकल सिस्टम। स्कैंडिनेवियन जो होते हैं उनका भी प्रभाव रहा था ओल्ड इंग्लिश के वोकेबलरी पे। वोकेबलरी समझते हैं ना, डिक्शनरी पे, शब्दकोश पे, है ना। अफेक्टेड द ग्रामेटिकल सिस्टम, ग्रामेटिकल सिस्टम को भी उन्होंने मदद किया था, प्रभावित किया था। अब याद आ गया आपको क्या, कि जो हिस्ट्री ऑफ ओल्ड इंग्लिश स्टार्ट हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी,
आफ्टर द कमिंग ऑफ एंग्लो सेक्शंस। कहाँ से? फ्रॉम यूरोप टू कहाँ? मेनलैंड ब्रिटेन में आ गए, है ना। और ये एंग्लो सेक्शंस कैसे लोग थे? जर्मेनिक पीपल थे। याद रखिएगा एक एक पॉइंट को। जो अर्ली लैंग्वेज थी, शुरुआती दौर की जो भाषा थी, वो किससे संबंधित थी? लैटिन, ग्रीक, संस्कृत एंड अदर इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। समझ गए? चलिए कुछ फैक्ट को जान लीजिए। ओल्ड इंग्लिश को सेल्टिक, एंग्लो सेल्टिक इंग्लिश भी कहा जाता है। जो राइटिंग सिस्टम ओल्ड इंग्लिश में थी और जो आज है, बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। डिफरेंट समझते हैं ना, बिल्कुल अलग है। और तीसरा, स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस ऑन द ओल्ड इंग्लिश वोकेबलरी ऑल्सो अफेक्टेड द ग्रामेटिकल सिस्टम। आप सिर्फ इतना ही जानिए कि स्कैंडिनेवियन ने वोकेबलरी सिस्टम को और ग्रामेटिकल सिस्टम को थोड़ा सा प्रभावित किया था। ठीक है, यहाँ समझ गए? बहुत बढ़िया। अब इसमें ना डायलेक्ट, 4 डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। डायलेक्ट्स क्या होती है? डायलेक्ट्स की मतलब होती है बोल चाल के लिए जो भाषा यूज की जाती है ना, नॉट फॉर रिटन, ओनली फॉर स्पोकन, बोलने के लिए यूज किया तो उसको डायलेक्ट बोलते हैं। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए, अब जैसे देखो, इसको अगर ऐसे आसानी से समझना चाहो तो आप चले जाइए आरा वाला क्षेत्र में, भोजपुरी लोग बोल रहे हैं। आप चले जाइए पटना आसपास के इधर वाले इलाके में, जहानाबाद साइड में मगही बोलते हैं। गिद्धौर चले जाओ, गिद्धौरिया बोलता है लोग। समझ रहे हो? भागलपुर चले जाओ, अंगिका। ये सभी डायलेक्ट्स हैं। डायलेक्ट्स का मतलब है द वे, जिस प्रकार से उसको बोला जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है। समझ पा रहे हो ना? डायलेक्ट्स। तो इसमें 4 डायलेक्ट्स थे, 4 डायलेक्ट्स थे। कौन कौन? कैंटिस, दूसरा नॉर्थम्ब्रियन, मेर्सियन, वेस्ट सेक्शन। दोबारा बोलो, कैंटिस, कैंटिस, ध्यान दीजिए, कैंटिस, नॉर्थम्ब्रियन, मर्सियन, वेस्ट सेक्शन। ये 4 डायलेक्ट्स उसमें ओल्ड इंग्लिश में थे। ठीक है, अब आगे बढ़िए। ये तो 4 हो गया, पता चल गया हम लोग को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मिडिल इंग्लिश की तरफ। मिडिल इंग्लिश में क्या क्या हम लोगों ने जान लिया है, सो देखिए। मिडिल इंग्लिश में हम लोगों ने क्या क्या जाना, देखिए। सबसे पहले तो देखिए मिडिल इंग्लिश का पीरियड बताइए मुझे। पहले ओल्ड इंग्लिश का बताइए, रिवीजन करते चले, 3-4 बार बोलिए, याद हो जाएगा अपने। 449 से लेकर के 1066 तक ओल्ड इंग्लिश। और उसके बाद जो आपको मैंने बताया एक पीरियड था जहाँ कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, इसीलिए उसको सीधा सीधा उठा के 1150 से 1500 मान दिया गया। किसके बारे में? मिडिल इंग्लिश कह दिया गया उसको। समझ गए? अब देखिए उसमें क्या क्या किया गया। कहते हैं मिडिल इंग्लिश एक्सेप्टेड टू बी फ्रॉम 1150 टू 1500 एडी। ये माना गया कि मिडिल इंग्लिश का जो दौर था वो चला 1150 से लेकर के 1500 तक। ये समझ गए? दूसरा, 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स अपीयर्ड। 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी इसमें। किसमें? मिडिल इंग्लिश में। किसमें? अरे बोलिए ना, बोलिए बोलिए। मिडिल इंग्लिश में 2 घटनाएं घटी। कौन कौन सी बताओ? पहली घटना ये घटी कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, छपाई खाना, छापा खाना, प्रिंटिंग प्रेस मशीन, किताब उताब छापने की आ गई, मशीनें आ गई, है ना। पहला ये हुआ। दूसरा, द ग्रेट वोवल शिफ्ट। और जो ग्रेट वोवल शिफ्ट था वो भी मिडिल इंग्लिश में ही देखने को मिली हम लोगों को। समझ गए? अगला देखिए, बोथ देम प्लेड द हिस्टोरिक रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब देखिए पहले क्या था ना, जब आपके पास ये था ही नहीं कि आप कुछ भी लिखेंगे तो उसका रिटर्न करने का या उसको प्रिंट करने का कोई उपाय था, वो तो था नहीं। जब इंट्रोडक्शन हो गया प्रिंटिंग प्रेस का, छपाई मशीन का, तो उसका फायदा क्या हुआ कि जो लिखने लगे वो छपने भी लगा। समझिए बात को। जब तो वो आप लिख रहे थे वो छप नहीं रहा था, तो इधर उड़ गया उधर उड़ गया, हवा में उड़ गया। समझ रहे बात को? तो ये हवा में नहीं उड़ाना था, तो इसके लिए क्या किया गया, प्रिंटिंग प्रेस आ गया, छपने लगी चीज़ें। एक बार रिकॉर्ड बन गया, उसको छाप दिया। अब देखिए आज आपके पास इतनी लाखों किताबें हैं, है ना, रिकॉर्ड है उनका, एक बार वो डालेगा प्रिंट आउट निकल आएगा। समझ रहे बात को? तो प्रिंटिंग प्रेस जब आया उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और दूसरा तो ग्रेट वॉवल शिफ्ट जो हुआ, है ना, वॉवल का शिफ्ट होना भी जो है इसी पीरियड में हुआ था। कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के, इंग्लिश भाषा के विकास में इनका बड़ा योगदान था। समझ रहे बात को? बहुत बड़ा योगदान था। अब आगे देखिए, डायलेक्ट इज ओनली द स्पोकन लैंग्वेज। आपको मैंने अभी ऊपर बताया था ना कि डायलेक्ट जो होते हैं सिर्फ बोली जाती है, लिखी नहीं जाती है, उसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होता। समझ रहे हैं?
देखिए, हालांकि अभी तो जिन भाषाओं का मैंने आपको उदाहरण दिया इनको लिखा भी जाता है ना। लेकिन डायलेक्ट्स उस समय मिडिल इंग्लिश में जो चल रहा था ना, वो था नहीं, उसको ये करने की जो व्यवस्था थी नहीं। इट हैज़ नो रिटन स्क्रिप्ट, और इसका कुछ जो है ना रिटन स्क्रिप्ट था नहीं इसमें। रिटन स्क्रिप्ट जो होती है मतलब लिखी हुई जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं थी। डायलेक्ट इज ओनली द स्पोकन लैंग्वेज, सिर्फ बोल चाल की भाषा थी वो, स्पोकन लैंग्वेज थी वो, समझ गए। इट हैज़ नो रिटन स्क्रिप्ट, और लिखा हुआ कोई भी स्क्रिप्ट उसका नहीं मिलता है। वोकेबुलरी, है ना, ग्रामर एंड राइटर्स यूटिलाइज लैंग्वेज एंड कन्वर्टेड द डायलेक्ट्स इनटू लिटरल यूजेज। और बाद में जो थे ऑथर उन्होंने क्या किया, उसको बताइए क्या किया उन्होंने। उन्होंने ये किया, उसका फ़ायदा उठाया, उसका धीरे धीरे यूज करने लगे वो, है ना, लिखने लगे। यूटिलाइज लैंग्वेज एंड कन्वर्टेड द डायलेक्ट्स इनटू द लिटरल यूज, लिटरल यूज में वो यूज करने लगे इसको। आप समझ गए बात को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुछ फैक्ट है इसके बारे में। जिस तरह मैंने ओल्ड इंग्लिश का बताया था उसी तरह से इसका भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहला कि ग्रेट वॉवल शिफ्ट टुक प्लेस इन दिस पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में भी आता है, इसको याद रख लीजिएगा। ये जो ग्रेट वॉवल शिफ्ट है ना, ये मिडिल इंग्लिश में, मिडिल पीरियड ऑफ इंग्लिश जो था उसमें ये आया, ठीक है। दूसरा, प्रिंटिंग प्रेस केम इन द मिडिल पीरियड, और प्रिंटिंग प्रेस भी इसी समय में आया था, ठीक है। और मिडिल इंग्लिश का पीरियड आपसे पूछ ले तो क्या बोलेंगे, 1150 से 1500, आसान हो गया। तीसरा, डायलेक्ट्स मीन्स द लैंग्वेज इज स्पोकन इन स्पोकन यूज, सिर्फ बोलने के लिए उसका यूज किया जाता था, समझ गए। देर आर 5 डायलेक्ट्स इन मिडिल इंग्लिश, और मिडिल इंग्लिश में भी 5 डायलेक्ट्स था। जिस तरह से ओल्ड इंग्लिश में 4 डायलेक्ट्स था, तो मिडिल इंग्लिश में 5 डायलेक्ट्स था। कौन कौन, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड एंड कैंटिस, है ना। ये 5 इसमें भी डायलेक्ट्स पाए जा रहे थे। 4 नोटेबल राइटर्स ऑफ मिडिल इंग्लिश। अब कुछ, अब मान लो पूछ लिया आपसे, भाई बताइए इनमें से कौन सा मिडिल इंग्लिश का राइटर नहीं है, या इनमें से कौन सा मिडिल इंग्लिश का राइटर है, तो 3-4 लोगों का नाम पता होना चाहिए ना आपको। होना चाहिए कि ना, होना चाहिए सर, होना चाहिए। तो लीजिए, पहला नाम है चौसर का, जोफ्री चौसर, कैंटरबरी टेल्स लिखी है, बहुत प्रसिद्ध किताब है उनकी। दूसरी है जॉन गावर, कौन, जॉन गावर। तीसरा कौन है, विलियम लैंगलैंड। चौथा कौन है, जॉन विक्लिफ। याद रहेगा नाम, फिर से देख लिए, जोफ्री चौसर, जॉन गावर, गोवर मत पढ़ दीजिएगा इसको, समझ रहे बात को, गोबर मत पढ़िएगा, गौर है ये। और विलियम लैंगलैंड, पायर्स द प्लाउमैन के लेखक। और चौथे हैं जॉन विक्लिफ, समझ गए। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए, आइए मॉडर्न इंग्लिश में। अब आपने जब पढ़ लिया कि मॉडर्न मिडिल इंग्लिश में और ओल्ड इंग्लिश में क्या क्या घटना घटी, अब चलिए आते हैं मॉडर्न इंग्लिश की तरफ। अब मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है, मॉडर्न इंग्लिश में ये होता है कि हम लोग, और ये इसका पीरियड क्या है, 1500 से लेके अब तक जो चल रहा है ना, वो सब का सब तो मॉडर्न इंग्लिश में आ रहा है, समझ रहे बात को। अब जरा इसका इंट्रो जान लीजिए भाई, इसके बारे में कुछ 2-4 शब्द जान लीजिए, मॉडर्न इंग्लिश क्या क्या है। मॉडर्न इंग्लिश कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1581 एडी टिल नाउ टू टिल नाउ, मतलब अभी 1581 से। अब फिर आपके दिल में वो सवाल आएगा कि सर 1500 ही बोल रहे थे, 1581 कैसे हो गया। मैं आपको बताया था कि जैसे 1500 से ले करके, मान लीजिए 1500 टू ले करके, ये जो 81 तक का पीरियड है ना, 1500 से लेके 1581 तक का जो पीरियड रहा होगा, उसमें मान ली कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं हुआ उस लैंग्वेज में, इसीलिए वहीं से माना गया 1581 से, ठीक है ना। इसे लेके अब तक चल रहा है। इंग्लिश हैज ऑक्यूपाइड एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन ऑफिशियल एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, और इंग्लिश ने अपना एक इम्पॉर्टेंट स्थान बना लिया। ऑक्यूपाई करना मतलब होता है हथिया लेना, कब्जा कर लेना। कहाँ कब्जा कर लिया, कहाँ पे, ऑफिसेस के अंदर, यानी कार्यालय में। बिजनेस कम्युनिकेशन मतलब व्यावसायिक प्रतिष्ठान में भी, व्यावसायिक कम्युनिकेशन में भी इसका रोल बढ़ने लग गया धीरे धीरे। ग्लोबलाइजेशन हैज स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन, और जिस जिस तरह से आप देखिए ग्लोबलाइजेशन ये हुआ कैसे, आपको तो पता ही है कि अंग्रेज न दुनिया के शायद ही, दुनिया का शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जहाँ वो नहीं पहुँचे होंगे, है ना। तो जहाँ जहाँ गए वो धीरे धीरे फैलता चला गया। यही होता है कि जब हम अपने कल्चर को छोड़ के दूसरे कल्चर में जाएंगे, मान लीजिए अभी आपने देखा होगा कि अपने यहाँ से कामगार लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, उधर से जब आएंगे ना तो उनकी भाषा सुनिए,
तेरे को मेरे को ऐसा वैसे बोलने लगेंगे वो, है ना। और फिर 2-4 दिनों के बाद फिर अपनी भाषा में आ जाएंगे। समझ रहे बात को? समझ रहे मेरी बात को? क्यों? वो ना कल्चर होता है, वो मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है वहाँ पे। उसी प्रकार फिर ये वापस जब आएंगे तो फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो ये जो है धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन, मतलब उसका वैश्वीकरण होता गया, बढ़ता गया प्रभाव, इस देश में उस देश में उस देश में धीरे 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 वो बढ़ता चला गया उसका प्रचलन, है ना। और उसकी पोजीशन फिर स्ट्रेंथन हो गई, मजबूत होती चली गई। वी इंडियंस आर वेरी क्विक लर्नर्स, और हम भारतीय लोग जो है ना बड़े क्विक लर्नर होते थे, बहुत तेजी से सीखते थे। क्यों? बिकॉज लिंग्विस्टिकली वी बिलोंग टू द एज ऑफ द सेम इंडो यूरोपियन फैमिली, और भाषाई रूप से हम लोग क्या थे ना, उसी ग्रुप एज, उसी भाषा ग्रुप के लोग थे। इंडो यूरोपियन ग्रुप के ही हम, हमारी भी भाषा जो थी इंडो यूरोपियन ग्रुप में ही शामिल थी। इसीलिए हम इंग्लिश को जल्दी सीखने लग गए। मॉडर्न स्टैंडर्ड इंग्लिश हैज अचीव्ड इट्स पोजीशन, और जो आधुनिक इंग्लिश है ना, मॉडर्न स्टैंडर्ड इंग्लिश जो है ना, अचीव्ड इट्स पोजीशन, इन्होंने अपना एक पोजीशन बनाया डाउन थ्रू द एजेज, और बरसों से लेकर के वो अपना पोजीशन को धीरे 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 स्ट्रॉन्ग करते गए, और आज भी कर रहे हैं। आप समझ रहे बात को ना मैं क्या कह रहा हूँ? अब देखिए, इंग्लिश ग्रीव एज ए मेरी टाइम पावर, और यह जो है मेरी टाइम पावर के रूप में बढ़ा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब दुनिया में एक बहुत ही मजबूत और सशक्त भाषा होकर के ये बनी, मजबूत हुई। समझ रहे? द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, और जिस प्रकार से अंग्रेज का साम्राज्य, अंग्रेजों का साम्राज्य बढ़ता गया, एंड द ग्रोथ ऑफ द कॉमर्स, और जिस तरह से कॉमर्स, मतलब कॉमर्स का मतलब समझते हैं ना, व्यवसाय बढ़ा, इंडस्ट्री बढ़ी, कम्युनिकेशन बढ़ा, कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत है ना, ब्रॉडेंड द यूजर्स ऑफ इंग्लिश, और धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेजी के बोलने वाले लोग बढ़ते चले गए। देखिए, आप सोच के जरा देखिए, अपनी भाषा कहने को तो हिंदी है ना, राजभाषा राष्ट्रभाषा तो हिंदी है नहीं, राजभाषा है। आप ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश और हिंदी में सिर्फ यही फर्क है कि इंग्लिश का जो पैटर्न है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का है, और अपना जो पैटर्न है हिंदी वाला, उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तब है वर्ब। इसीलिए इसमें एक बहुत बड़ा गैप है। इसी कारण देखिए, दुनिया के 193 देशों में अंग्रेजी खूब धड़ल्ले से बोली जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, समझी जाती है। अपनी हिंदी कितने देशों में बोली जाती है, क्या आपको पता है? अगर पता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब पूरे भारत में भी हिंदी कंप्लीट नहीं बोली जाती है। मेरे साथ आप है ना? चलिए, आपको मेरा साथ नहीं छोड़ना है, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए। आपको क्या जाता है, मेरा भी कुछ नहीं जाता, है ना। काम अपने आप ही होने दीजिए, आगे बढ़िए। फिर क्या कहते हैं, इंग्लिश गॉट अ बेटर पेस इन इट्स यूज आफ्टर द रिनासा एंड रिफॉर्मेशन मूवमेंट, और इंग्लिश का जो है ना पोजीशन और अच्छा हो गया। कब? रिनासा के बाद, पुनर्जागरण इसको कहते हैं ना, और रिफॉर्मेशन। समझ रहे हो ना? पुनः, ये जो दो मूवमेंट हुआ था, रिनासा एंड रिफॉर्मेशन, इस मूवमेंट के बाद जो है अंग्रेजी की पोजीशन और अच्छी हो गई थी, पुनर्जागरण के बाद। समझ रहे हैं? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, बाद में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया था इन इंग्लैंड, गेव द लैंग्वेज एंड इंटरनेशनल कम्युनिकेटिव, और जब इन्होंने यहाँ पर रिवोल्यूशन में रिवोल्यूशन कर लिया, रिवोल्यूशन का मतलब क्रांति होती है, इंडस्ट्रियल क्रांति जब वहाँ हो गई, है ना, इसका क्या परिणाम हुआ? पूरी दुनिया में अंग्रेजी की एक छाप हो गई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पहचान हो गई इसकी एज ए वर्ल्ड स्टैंडर्ड लैंग्वेज, और दुनिया भर में इसको एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज माना जाने लगा। बीइंग टॉट, है ना, इंग्लिश इज बीइंग टॉट एंड लर्नड इन, और ये जो इंग्लिश है पढ़ी जाने लगी, सुनी जाने लगी, समझी जाने लगी, सिखाई जाने लगी। कहाँ? चाइना में, जापान में, कोरिया में, इंडोनेशिया में। आप समझ रहे बात को मैं क्या कर रहा हूँ? एंड सेवरल अदर कंट्रीज, हर दुनिया के और कई देशों में भी। इट हैज़ एक्सपेंडेड फार एंड वाइड, और धीरे 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 ये बढ़ता ही चला गया। अब आगे बढ़िए कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को, 3-4 पॉइंट्स को देख लीजिए। अब मुझे उम्मीद है कि अब आपको मिडिल इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश और ये मॉडर्न इंग्लिश से कोई टेंशन नहीं। 2-3 क्वेश्चन तो आता ही आता, आसानी से आप कर लेंगे। हालांकि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देने का प्रयास करूंगा, है ना। देखिए, पहला फैक्ट क्या है, इंग्लिश एब्जॉर्ब वर्ड्स फ्रॉम ऑलमोस्ट 50 डिफरेंट लैंग्वेज। अंग्रेजी ने लगभग लगभग कितने भाषाओं से? तो 50 भाषाओं से वर्ड्स लिए हैं। दुनिया में इंग्लिश की जो डिक्शनरी है ना, सबसे भास्ट मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वो जहाँ जहाँ गए ना, जहाँ जहाँ गए वहाँ से कुछ शब्द, यहाँ से कुछ शब्द, वहाँ से कुछ शब्द, वहाँ से। आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं?
समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इसलिए वो धीरे धीरे इकट्ठा होकर बढ़ गया। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़िए। दूसरा है अ ग्रुप ऑब्जेक्टेड टू द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन वर्ड्स इन इंग्लिश, है ना। कहता है ग्रुप ऑब्जेक्टेड टू द इनफ्लो ऑफ फॉरेन वर्ड्स इन इंग्लिश। और एक ग्रुप था, वो क्या कर रहा था, फॉरेन वर्ड्स को इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर लाता चला जा रहा था। समझ रहे? द टू वर्क्स दैट हेल्प इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश। दो ऐसे काम हुए जिसने इंग्लिश को सिंप्लीफाई करने में, मतलब साधारण बनाने में, एकदम उपयुक्त और आसान बनाने में बड़ी मदद की। पहला क्या था? ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल। बाइबल का जो ऑथराइज्ड वर्जन आया, समझ रहे हो ना। बाइबल क्या? ईसाइयों की जो धार्मिक पुस्तक है वो बाइबल है। तो ये ऑथराइज्ड वर्जन निकली। और फिर इसी बीच में दौर याद आ गया हो आपको, विलियम शेक्सपियर भी थे, है ना। तो विलियम शेक्सपियर ने इंग्लिश को आसान बनाने में बड़ी मदद की, है ना। इस प्रकार से आपको आइडिया चल गया होगा कि ओल्ड इंग्लिश क्या, मिडिल इंग्लिश क्या, किस में क्या डायलेक्ट यूज होता है। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और यदि ना समझ में आया हो तो आप इसे दोबारा पढ़ें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सीख जाएंगे। 2 बार 3 बार देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाएगा। समझ गए? चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में। मैं द आर्टिस्ट का समरी में आपसे अभी डिस्कस करने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में।